डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की क्रिया। ठीक है, शुक्र जनन की क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया के तहत क्या होता है। शुक्र जनन वह क्रिया है जिसके तहत नर के अंदर यानी पुरुष के अंदर जो है टेस्टिस में वृषण के अंदर जो है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के तहत शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको हमने एक चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है वह 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होता है। यानी टेस्टिस के अंदर अगर शुक्र सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है वह 3 प्रावस्था में संपन्न होती है, जिसको कि हम कहते हैं पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था, ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। दूसरी प्रावस्था है वृद्धि प्रावस्था, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। और तीसरी प्रावस्था होती है परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज। अब हमको ये जानना होगा कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो कब होती है, यानी किस अवस्था में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कह रहा है कि जो शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है वो किशोरा अवस्था या यौना अवस्था के प्रारंभ होने पर यह होने लगती है। यानी जब जुवेनाइल स्टेज आता है यानी यौना अवस्था आती है तो उस समय शुक्र जनन की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। इस दौरान गोनेडोट्रोपिक यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हमने लिख रखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के स्रावण में काफी वृद्धि होती है। कारण यही है कि किशोरावस्था है या यौनावस्था जब प्रारंभ होता है तो उस समय GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, और जब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है वो स्टिमुलेट करता है, जो 2 तरह के हार्मोन्स का स्राव करता है, LH और STH, FSH, तो उसको भी बताएंगे आगे। तो हमने क्या कहा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या शुक्र जनन की जो क्रिया होती है जिसके तहत शुक्राणु बनते हैं, नर युग्मक उसको कहा जाता है। ये नर युग्मक जो है 3 चरणों में संपन्न होते हैं, और ये 3 चरण आप देख रहे हैं कि ये गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज है, वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज है, परिपक्वन प्रावस्था मैचुरेशन फेज है। अब आगे कह रहा है कि यह जो क्रिया होती है वो वृषण में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? टेस्टिस में होती है। टेस्टिस कहाँ होता है? टेस्टिस सैक में होता है। ठीक है, और टेस्टिस सैक या टेस्टिस किसका महत्वपूर्ण अंग है? तो नर जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में, ठीक है, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे तो उस समय पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तहत जो है जो वृषण की संरचना हमने बताया था उसमें 250 के करीब जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की 250 जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या बताए थे, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, अर्थात संपूर्ण टेस्टिस में जो है 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु वहीं बनते हैं, यानी शुक्र जनन नलिकाओं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है कि शुक्र जनन की जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, जो शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में संपन्न होती है। जो पहला चरण है
शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटिड का निर्माण, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु पूर्व का निर्माण होता है, और दूसरी जो क्रिया होती है शुक्र कायांतरण होती है, यानी इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के तहत जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो दो स्टेप हमने बताया इस शुक्र जनन की प्रक्रिया में। एक फर्स्ट जो प्रक्रिया होती है उसमें स्पर्मेटिड बनता है, और जो दूसरी प्रक्रिया होती है स्पर्मियोजेनेसिस के तहत जो है तो उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए इस चार्ट से हम समझते हैं कि किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है एट लास्ट। देखिए इस चार्ट में आपको दिखाया गया है, ये प्रिमोर्डियल सेल है, आदि जनन कोशिका होती है। आदि जनन कोशिका ये कहाँ पाई जाती है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आदि जनन कोशिका जो है गुणन प्रावस्था के तहत, ये कौन सी प्रावस्था है? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज के तहत जो है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है। यानी फर्स्ट प्रीमोर्डियल सेल के अंदर जो शुक्र जनन नलिका के अंदर ये प्रीमोर्डियल सेल होती है, इस प्रीमोर्डियल सेल में जो पहला विभाजन होता है वो आपका समसूत्र यानी माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन की विशेषता क्या होती है कि इस विभाजन में मातृ कोशिका के समान ही जो संतत कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है, और जो संतत कोशिकाएं होती हैं वो मातृ कोशिका के समान ही होती हैं। तो फर्स्ट गुणन प्रावस्था आता है जिसमें प्रीमोर्डियल सेल जो होती है वो दो माइटोटिक डिवीजन के तहत दो यानी कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्रत्येक में 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर दोबारा जो है यह जो दो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होती हैं ये दोबारा माइटोटिकली, और यह 2n स्टेज वाली 4 कोशिकाओं में यहाँ पे दिखाया गया है कि 4 सेल का निर्माण होता है जिसको कि स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन कोशिका। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का गुणन प्रावस्था है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है, इसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? वृद्धि प्रावस्था। इसको हम ग्रोथ फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज। अब इसमें क्या होगा, जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं उसमें एक शुक्राणु जनन कोशिका जो होती है स्पर्मेटोगोनिया जो है अत्यंत विकास करके डेवलप करके और अपने में वृद्धि करती है, यानी अपना जो है साइज बढ़ाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये जो साइज है इसकी इससे थोड़ा बड़ा बनाए हैं ताकि यहाँ पे ये ग्रोथ की हुई ये स्पर्मेटोगोनिया की जो सेल है, जब स्पर्मेटोगोनिया की सेल जब ग्रोथ कर जाती है, वृद्धि और विकास कर जाती है तो बड़ी हो जाती है साइज में। अब इसको हम कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी आप देखेंगे यह गुणसूत्रों की संख्या 2n यानी डिप्लॉइड की स्टेज होती है। अब ये तो वृद्धि प्रावस्था हो गया। अब थर्ड स्टेज आता है परिपक्वन प्रावस्था, या इसको मैचुरेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैचुरेशन फेज। ये मैचुरेशन फेज है, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो ये मैचुरेशन फेज में जो थर्ड फेज होता है इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जो कोशिका होती है वो मियाटिकली यानी मियासिस डिवीजन यहाँ पे फर्स्ट जो परिपक्वन प्रावस्था है इसमें फर्स्ट और सेकंड दो मियासिस डिवीजन होते हैं। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियासिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन को आप जानते हैं कि रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्थात जो मातृ कोशिका होती है मातृ कोशिका के आधे जो है संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है। तो फर्स्ट मियासिस में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या हाफ होता है, हैप्लॉइड होता है। इसको कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट मियासिस के बाद जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है जिससे कि 2 कोशिकाएं बनती हैं,
और फिर सेकेंड मियाटिक डिवीजन होगा। इसके बाद जब सेकेंड मियाटिक डिवीजन होगा तो जा करके आप देखेंगे कि स्पर्मेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। 4 ये स्पर्मेटिड बन गए, जिसमें कि यह भी हैप्लॉइड होंगे। तो मियासिस जो है फर्स्ट में ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और मियासिस जब सेकंड होता है तो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटिड जो होते हैं, ये स्पर्मेटिड आपके ये अगतिशील होते हैं और भारी होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अगतिशील और भारी होते हैं, यानी ये मतलब लोकोमोशन की प्रक्रिया इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये अगतिशील और भारी होते हैं। फिर कह रहा है कि जब स्पर्मेटिड बन जाता है तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमने दिखाया है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी शुक्र कायांतरण। ये प्रक्रिया होगी आपका यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस, और इस स्पर्मियोजेनेसिस के तहत जो है हैप्लॉइड शुक्राणु, 4 शुक्राणु बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। और मनुष्य का जो शुक्राणु होता है आपको पता है कि उसमें हेड और मिडिल पीस होती है, इसके अलावा उसका टेल होता है, और ये गतिशील होता है, ये मूवेबल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको मोटाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आपको इस चार्ट के द्वारा हमने आपको बताया। फिर एक बार देख लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो टेस्टिस के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में 3 चरणों में संपन्न होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। यह वृषण में होती है, और वृषण की शुक्र नलिकाओं में ही शुक्राणु बनते हैं, और शुक्र जनन की क्रिया को 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, और दूसरे स्टेप में स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि 4 शुक्राणु बनते हैं। तो इस तरह से ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पुरुष के अंदर पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये बताया गया कि हार्मोनल ये रिएक्शन, हार्मोन के प्रभाव से ये प्रक्रिया होती है या हार्मोनल होती है, और हार्मोन के प्रभाव से यह नियंत्रित होती है यह प्रक्रिया। तो हार्मोन निकलता है, और उस हार्मोन के बारे में यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं GnRH। क्या कहते हैं? GnRH। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको GnRH हार्मोन कहते हैं। GnRH यानी इसको ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। जब GnRH निकलता है तो यह GnRH क्या करता है कि यह एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष ग्रंथि को, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है तो ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, यानी 2 हार्मोन जो है ये निकालती है। एंटीरियर पिट्यूटरी जिसमें कि LH हार्मोन होता है और FSH हार्मोन होता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ये आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। चूंकि किशोरावस्था में ही शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है तो यह हार्मोनल प्रभाव के द्वारा होती है। अब देखिए, जब LH हार्मोन जब निकलता है तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल को। ठीक है, ये टेस्टिस में लीडिंग सेल होती है, और जब लीडिंग सेल जो है इसको स्टिमुलेट करता है तो लीडिंग सेल जो है एंड्रोजन
हार्मोन निकालती है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, ये एंड्रोजन हार्मोन को निकालती है जो मेल सेक्स हार्मोन होता है। अब इस मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बताया गया है कि यह जो मेल सेक्स हार्मोन होता है वो आपका शुक्र जनन, ठीक है ना, क्या करता है, किसको स्टिमुलेट या नियंत्रित करता है, यह हार्मोन शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को नियंत्रित करता है। और इधर कह रहा है कि जो FSH हार्मोन होता है वह सर्टोली सेल को, किसको, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। ये सर्टोली सेल होती है, कहाँ ये पाई जाती है सर्टोली सेल, तो ये पाई जाती है वृषण में ही, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होती है। और यह सर्टोली सेल जो है वो एक तरह से शुक्राणुओं को नरिश देने का यानी पोषण देने का कार्य करती है। तो सर्टोली सेल जो है कुछ फैक्टर या कुछ कारक को स्रावित करती है, कारक का स्राव करती है। और यह जो कारक होता है वो जब निकलता है तो यह स्पर्मियोजेनेसिस को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। किसको नियंत्रित करता है, स्पर्मियोजेनेसिस को। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH का स्राव किया और यह ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी LH हार्मोन और FSH हार्मोन का स्राव किया। LH हार्मोन जो है डायरेक्ट लीडिंग सेल को जो है वो स्टिमुलेट किया, जो एंड्रोजन हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन किया। और यह हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को नियंत्रित करता है, शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। और बाकी सर्टोली सेल जो FSH के द्वारा स्टिमुलेट हुआ और एक तरह के कारक का स्राव करता है और यह कारक जो है स्पर्मियोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में चर्चा किए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है या लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद जो है oogenesis पर। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।